अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है। और बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों के कमेंट्स का, आपकी दुआओं का। तहे दिल से मैं आपकी मशकूर हूं। आपने मेरे वालिद साहब के लिए जो दुआओं का इजहार किया है और जो दुआएं आपने कमेंट्स के ज़रिए जो है हम तक पहुंचाई हैं, हम एज अ फैमिली आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड जिस किस्म का रिस्पांस मुझे मेरी वीडियोस पे भी नज़र आता है। इंडिविजुअली मैं कोशिश करूंगी कि वंस अ वीक हम तय करें कि तमाम मैं कमेंट्स मेंशन करती चलूं और नाम के साथ साथ। लेकिन मैं साथ साथ ये भी चाहूंगी कि जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे होते हैं आप उस पर अपनी राय, अपने ओपिनियन का भी आप इजहार कीजिए। और आप बताइए कि आप इस वक्त मौजूदा हालात पे क्या राय रखते हैं। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एक तो जो वजीर दाखिला है, जो कि हमें बड़े रोल्स में नज़र आ रहे हैं। डिफेक्टो वज़ीर आज़म तो उनको समझा ही जाता है, लेकिन जो लिखा जाता है उनको वो वज़ीर दाखिला और पीसीबी का चेयरमैन के तौर पे ये डेजिग्नेशंस उनके पास हैं बज़ाहिर, लेकिन असल जो इख्तियार है वो उन्हीं के पास है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो बहरहाल उनका नाम और जो डेजिग्नेशन है वो एक 47 के हिस्से के बगैर मुकम्मल नहीं होता। सो आज ज़रा उस पर बात करेंगे कि वज़ीर दाखिला ने जो अमेरिका के दौरे पर है और उन्होंने कुछ ऐसे इवेंट का भी एक उसमें शिरकत कर ली कि जो उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया कि उनके कैसे गले को पड़ेगा और पूरे पाकिस्तान को उसकी कैसे कीमत चुकानी पड़ेगी। उस पर हम सबसे शुरू में बात करेंगे। और इसके साथ साथ ही सऊदी अरब के हवाले से जो बड़े दावे किए जा रहे थे और बड़ा हमें बताया जा रहा था, और पिछले कुछ सालों से बार बार ये यकीन दहानियाँ कराई जा रही थी कि सऊदी अरब से हमें बड़ी सरमायाकारी आ रही है। लेकिन सऊदी अरब जो है वो पूरे दुनिया भर में कहाँ कहाँ कितनी सरमायाकारी और कितने सरमायाकारी का जो बताया जा रहा है, जो क्वांटम, जो उसकी वॉल्यूम है, उसके हवाले से ज़रा हम बात करेंगे कि पाकिस्तान को फिर किस तरह से सऊदी अरब ने ठेंगा दिखाया है। इस पर गुफ्तगू होगी वीडियो के दूसरे हिस्से में। और पहले हिस्से में जहाँ पर मैंने मेंशन किया वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब, उनकी ऑब्सेशन एक नज़र आती है फ़ोटो ऑप्स की, और इसी ऑब्सेशन में और अपनी एक शेयर डेस्परेशन अगर कह लीजिए तो गलत ना होगा कि उनको सिर्फ एक वाशिंगटन डीसी में एक हैंडशेक के लिए वो इतने डेस्परेट थे कि उन्होंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि वो कौन सा इवेंट अटेंड कर रहे हैं। तस्वीर में साथ साथ स्क्रीन पे चलाती रहूं आपको। गुज़िश्ता वीडियो में तो हम बात कर रहे थे कि जहां जो अहम मुलाकातें बताई जा रही थी कि वो कर रहे थे कांग्रेसमैन और दीगर जो अमरीकियों से, वो उसके फौरी बाद उन मीटिंग्स का जो एलामिया के लिए जे या जो अहवाल था, वो उन मीटिंग्स का वो खुद ही जिनके साथ वो मुलाकातें कर रहे थे वो उन लोगों की ज़बानी हम ऐसे उन मीटिंग्स का अहवाल हम तक पहुंच रहा था कि जब वो ट्वीट कर रहे थे, वो ट्वीट में सिर्फ और सिर्फ एक ही मुतालबा किया जा रहा था और वो था फ्री इमरान खान। सो ये सिलसिला रुका नहीं है। आपको याद होगा गुज़िश्ता साल के जो आखिर के 2-3 माह थे वो उसमें रिचर्ड ग्रेनेल बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आए थे और इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा वो मुसलसल उसको डिमांड कर रहे थे। वो रुक नहीं रहे थे। जितना पाकिस्तान से एक रिएक्शन आ रहा था और उनको जितना टारगेट किया जा था रिचर्ड ग्रेनेल को, वो उतना ही वो मुतालबा उनके एंड से जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। एंड दैट डिड नॉट स्टॉप। रिचर्ड ग्रेनेल के साथ साथ मजीद अमरीका में आवाज़ें हमें मुतहर्रिक होती हुई दिखाई दी और इमरान खान साहब की रिहाई का जो मुतालबा है वो हर गुजरते दिन के साथ अमरीका से अब जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। इन द लीड अप टू जनवरी 20 जहाँ पर हमने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उनकी इनाग्रेशन देखी। सो अब जो नकवी साहब वाशिंगटन डीसी पहुँचे, और आपको ये भी याद होगा कि अमेरिका का दौरा मैंने गुज़िश्ता वीलॉग में भी बताया कि दफ्तर ख़ारजा ने तो बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार इस बात से कह के किया कि मोहसिन नकवी साहब एक निजी दौरे पे हैं। जो ये इवेंट में इन्होंने शिरकत की, अब इवेंट होस्ट किया था न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना। न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना एक ग्रुप है, इसको कह लीजिए एक सियासी मूवमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसका मकसद जो चाइना की हुकूमत है, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, उसको ओवरथ्रो करना है। सो उसकी रिमूवल के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, आप उनके एक स्पॉन्सर्ड इवेंट में पाकिस्तान के वजीर दाखिला शिरकत करते हैं। एक उनका कॉन्फिडेंस लेवल उनकी तस्वीर में, उनकी बॉडी लैंग्वेज से बड़ा एविडेंट है। अब इसको नालायकी कहिए क्या कहिए, समझ से बाहर है, क्योंकि इसकी एक अब बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। नकवी साहब जिनको लगता है कि हर जगह शायद इस्लामाबाद और हर इवेंट पीसीबी या फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से मुनक्किद किया जा रहा है। दफ्तर खारजा जो कि अब ये कह रहा है कि
मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना की तकरीब में गलती से चले गए थे। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर बिल्कुल वाज़ेह है, ये गलती नहीं है, ये एक बहुत मेजर ब्लंडर है, क्योंकि हमें बताया जाता था। और आई रियली फील सॉरी फॉर शहबाज शरीफ साहब। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म तो है, लेकिन लाइक आई सेड अर्लियर कि उनके नाम और उनके ओहदे के साथ अगर 47 का हिस्सा ना लगाया जाए तो वो कंप्लीट नहीं होता। लेकिन मोहसिन नकवी साहब की जो नलायकियां हैं वो उससे तो शहबाज शरीफ साहब के लिए अगर 47 है तो मोहसिन नकवी साहब तो 147 उनके लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इतनी इनकॉम्पिटेंस, एक शेयर इनकॉम्पिटेंस नजर आती है उनके पार्ट पे। इतने दहाइयों से सुनते चले आए कि हायर देन माउंटेन्स एंड डीपर देन द डीपेस्ट सी, स्वीटर देन हनी एंड स्ट्रॉन्गर देन स्टील। ये जो हमारी जो हम बताई जाती है कि पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है, इस दोस्ती में दरार नेचुरली पड़ी है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब इस इवेंट का हिस्सा बने हैं और इस इवेंट में जाके पाकिस्तान की ऑब्वियसली वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अगर वो किसी भी इवेंट में शिरकत कर रहे हैं तो उससे पाकिस्तान की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने तो ये बात कही। पहले तो उन्होंने कहा कि उनको नहीं पता था कि मोहसिन नकवी साहब अमेरिका गए हुए हैं, लेकिन जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर। सो लिहाजा मोहसिन नकवी साहब ने एक बहुत ही मेरे ख्याल से एक एम्बैरसमेंट एक क्रिएट की है फॉर पाकिस्तान। और अगेन शहबाज शरीफ साहब, लाइक आई सेड अर्लियर, कि जो एक भी मोमेंट मिस नहीं करते चाइना को ल्योर और अपीस करने में, उनके लिए तो एक बहुत मेरे ख्याल से एक अटर शेम का एक मकाम क्रिएट कर दिया है मोहसिन नकवी साहब ने, जिन्होंने ये एक हिमाकत अब कर डाली है। और ये एक बहुत बड़ी गलती है जिस पर अब एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि मोहसिन नकवी साहब, और नेचुरली हमें नज़र आएगा कि वो आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल भी वो कई बार पैदर पे उनके जो विजिट्स हो रहे थे चाइनीज़ एम्बेसी, और जाके वो जो एक अपोलोजेटिक अपने एक एटीट्यूड के साथ जाते थे। आपने चाइनीज़ वर्कर्स की हलाकत देखी पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल, नॉट वंस बट मल्टीपल टाइम्स। उस और ऐसी नौबत आ गई थी कि जहाँ पर चाइना आपको बोल रहा है कि अब हम अपनी आर्मी डिप्लॉय करेंगे, जिससे हम अपने ना सिर्फ वर्कर्स को बल्कि अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी तहफ़्फ़ुज़ देंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरसिंग एक सिचुएशन है कि चाइना को कि ना आप वर्कर्स को तहफ़्फ़ुज़ दे पा रहे हैं, ना उनके प्रोजेक्ट्स को तहफ़्फ़ुज़ दे पा रहे हैं, और उल्टा आप अब ऐसे ग्रुप्स के इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं जो कि चाइना और चीनी हुकूमत को ओवरथ्रो करने की इंटेंशंस रखती है बहुत क्लियरली। आपको नहीं पता, ये आपकी इग्नोरेंस है, और या तो इग्नोरेंट ये जो की ऑफिशियल्स हैं जिनको बड़े बड़े पोर्टफोलियोज दे दिए गए हैं, ये उनके पार्ट पे पुअरली रिफ्लेक्ट करता है। ये सिर्फ एक बैड ऑप्टिक्स के ज़मरे में नहीं आता। और दूसरी चीज़ ये कि जो दफ्तर खारजा की हम बात कर रहे हैं, दफ्तर खारजा ये कह के सिर्फ कि नकवी साहब से एक गलती हो गई है और पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो वन चाइना पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी क्लियर है, बड़ी वाज़ेह है, ये ऐसा नहीं हो सकता। आप ये स्टेटमेंट दे के अपने आप को बिल्कुल इस चीज़ से लाताल्लुक़ नहीं कर सकते, या आप इसको इसकी जो डैमेज कॉज कर दिया गया है उसकी इंटेंसिटी को आप बिल्कुल मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से अगेन एक बैड हैंडलिंग है ऑन पार्ट ऑफ पाकिस्तान डिप्लोमेटिक मिशन इन वाशिंगटन डीसी। उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये टू चेक विद द इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, और वो चेक करते इवेंट ऑर्गेनाइजर्स से और स्पॉन्सर्स से। और फॉरेन ऑफिस जो है वो सिर्फ ये नहीं कह सकता कि नकवी साहब ने एक उनसे मिस्टेक हो गई है, उनसे गलती हो गई है। ये एक बड़ी गलती नहीं है, नलायकी है जिसकी एक बड़ी कीमत पाकिस्तान को अदा करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ ही नकवी साहब जो है वो जिस तरह मैंने कहा कि एक अपॉलोजेटिकली अब हमें नजर आएंगे चाइनीज एम्बेसडर के आगे बैठे हुए इस्लामाबाद में एनी टाइम सून, और वो काउंटर करना चाहेंगे इस पूरी मूव को। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए कोई भी एक चीन की तरफ से किसी भी किस्म का अच्छा जेस्चर इस वक्त इन हालात में जहाँ पर चीन वैसे ही आपसे नाला और खफा नजर आए, उनके सिक्योरिटी, उनके वर्कर्स को और उनके प्रोजेक्ट्स को सिक्योरिटी फराहम करने के हवाले से उसकी तरफ से कोई अच्छा जेस्चर एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। और आपके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उस वक्त आ जाता है, और बहुत सारे फिर उसके रीजंस ढूंढे जाते हैं कि क्यों इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि जहां पर आपके जो दोस्त ममालिक हैं वो आपसे खफा नजर आए, क्योंकि फिर आपकी प्रायोरिटीज अंडर क्वेश्चन हो जाती है और अंडर सीरियस क्वेश्चन आ जाती हैं कि आपकी प्रायोरिटीज फिर क्या है, अदर देन providing security and not just to your own citizens, to foreign citizens and as well as to development projects.
آپ کا کام ہے سیفٹی انشور کرنا، لیکن آپ سیفٹی اگر انشور نہیں کر پا رہے تو پھر آپ کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ اس پر سوال عائد ہوتا ہے۔ سعودی عرب کے بھی حوالے سے سعودی عرب کی جانب سے اب ایک انویسٹمنٹ پلان نظر آ رہا ہے، ایک انویسٹمنٹ کا جو دائرہ کار ہے اس کو امریکہ کے اندر وسیع کیا جائے گا۔ 600 ارب ڈالر کی بات کی جا رہی ہے اینڈ بیونڈ، یعنی کہ 600 ارب ڈالر سے بھی زائد کی ایک جو ٹریڈ ہے، جو انویسٹمنٹ ہے امریکہ کے ساتھ، اس کو بڑھایا جائے گا۔ اور باقاعدہ طور پہ جو محمد بن سلمان ہیں کراؤن پرنس، ان کی جانب سے جو کال کی گئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کو، اس میں اس بات کا بھی اظہار کیا گیا تھا کہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے اس کی جو ایکسپیکٹڈ ریفارمز ہے وہ کریٹ کرے گا اینڈ اٹ کوڈ کریٹ انپریسیڈنٹڈ اکنامک پراسپیرٹی، یعنی کہ بے مثال اقتصادی خوشحالی پیدا کر سکتی ہے جو کہ ٹرمپ انتظامیہ انٹینشنز رکھتی ہے جس قسم کے اصلاحات کرنے کی۔ تو لہٰذا یہ 600 ارب ڈالرز تک کی بات ہو رہی ہے، 600 ارب ڈالرز کی۔ دوسری جانب 12 ارب ڈالرز کی بات ہو رہی ہے سعودی عرب کی جانب سے ازبک ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، یعنی ترقیاتی پروجیکٹس ازبکستان میں، اس میں 12 ارب ڈالرز تک جو ہے وہ سعودی عرب انویسٹ کرے گا، سرمایہ کاری کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انڈیا کے ساتھ جو پلان تشکیل پایا تھا 2019 میں جب MBS کا انڈیا کا بھی دورہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے بھی انہوں نے دورے کیے تھے، تو انڈیا کے ساتھ جو ان کا جو معاہدہ ہوا تھا، جو انویسٹمنٹ کے پلانز ترتیب دیا گیا تھا، اس کو سپیڈ اپ کیا جائے گا اور 100 بلین ڈالرز تک کے انویسٹمنٹ پلان کی بات کی جاتی ہے کہ اس کو سپیڈ اپ کیا جائے گا۔ سو پاکستان کو لیکن کیا ملا؟ دوسرے ممالک میں تو سعودی عرب جو ہے وہ انویسٹ کر رہے، پاکستان میں ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے کہ جی برادر ملک، اور ہم نے دورے بھی دیکھے گزشتہ سال میں جو یہاں پر سعودی ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ پاکستان آتے ہوئے دکھائی دیے، پھر MOUs بڑے سائن ہوئے، لیکن MOUs کس طرح سے مٹیریلائز ہو رہے ہیں، آپ نے کس طرح سے ملک ان کے حوالے کرنے پر آ گئے ہیں۔ سعودیز will only make viable investments and وہ بالکل رسک نہیں لیں گے ایسے ممالک میں انویسٹ یا سرمایہ کاری کرنے کا کہ جو خود ان سے قرضے لے رہا ہو۔ اور سعودیز جو ہے وہ نیچرلی ان کو وہ بھی جانتے ہیں کہ بیگرز لائک پاکستان، اور جس کا برملا اظہار تو شہباز شریف صاحب خود بھی کرتے ہیں، بیگرز کانٹ بی چوزرز، سو بیگرز لائک پاکستان کانٹ فورس جائنٹس۔ یہ جو تمام جو ممالک ہیں، اب آبویسلی ایک اکنامک وارفیئر کی ایک گیم چل رہی ہے، اور اس پہ بھی میں آتی ہوں کیونکہ پاکستان آپ کو اور جو اپنے لوگوں کو بتاتا بہت ہائی اسکیل پہ، ہمارے جو حکمران ہیں وہ ہمیں بتا رہے ایسے باتیں ہوتے ہیں کہ جیسے ہماری GDP جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے بلین ڈالرز کی ہے، اور ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے ہر وقت ہر لمحہ کوئی نہ کوئی تیار ہوتا ہے، ہمیں ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہر لمحے آ رہی ہے۔ سو نقشہ کچھ اس طرح کا پاکستان کا کھینچا جاتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم دیکھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایک ٹرسٹ ہوتی ہے، ایک اعتماد ہوتا ہے، اور کبھی بھی جو ایک حکومت ہوتی ہے جو کہ لیجیٹیمیسی لیک کرے یا گلوبل ایکسیپٹنس لیک کرے، وہ کبھی بھی انویسٹمنٹ ون نہیں کر سکتی، وہ کبھی بھی سرمایہ کاری نہیں لا سکتی۔ اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے، جس طرح میں نے کہا کہ ملٹیپل ان کے دورے پے در پے جو سعودی عرب کے وہ دورے کر رہے تھے، اور جو ان کے ڈیسپریٹ ایک فوٹو آپس کے جو اٹیمپٹس نظر آ رہے تھے MBS کے ساتھ، وہ بھی گارنٹی نہیں کرتے کہ ایک ریسپروکیشن ہمیں نظر آئے ان دا فارم آف انویسٹمنٹ، یعنی کہ سرمایہ کاری ان فوٹو آپس کے نتیجے میں آپ انشور کر سکیں، وہ بھی ہمیں نہیں نظر آئے۔ اور اگین دیٹس ناٹ دا وے ٹو گیٹ انویسٹمنٹس۔ کبھی بھی آپ صرف یہ ایک جھانسا آپ پاکستان کے لوگوں کو شاید آپ دے سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اب اس جھانسے میں نہیں آتے، لیکن اب دنیا اس ماڈل پہ نہیں چلتی۔ ایک ایسی حکومت جو اپنے مخالفین کو جیل میں رکھنے پر بضد ہو، ایکس بین کرے، جو انٹرنیٹ ہے اس کو سلو ڈاؤن کر دے، اپنے اسٹیٹ رن فائر والز کے ذریعے جن کو نصب کیا گیا ہے، یا ایسے آبفسکیشن کے ٹولز استعمال کرے، وہاں پہ انویسٹمنٹس نہیں آ سکتی ہے ابراڈ سے، وہاں پر کوئی بھی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ جو باہر سے بیٹھ کے ملک میں حال دیکھ رہا ہو کہ پاکستان میں کس قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، کس طرح سے اپنے ہی لوگوں کے پیچھے ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے، ان کو زد و کوب کرنے کی کوششیں جاری و ساری نظر آئیں، ان کو اٹھا کے ناحق جیلوں میں پھینک دیا جائے، وہاں پر ان کو ملٹری ٹرائل سے گزارا جائے، یہ بھی نہ بتایا جائے کہ کن بیسس پہ، کن گراؤنڈز پہ ان کو سزا دی جا رہی ہے، ان کو
प्रेशराइज किया जाए, उनको ज़दोकोब किया जाए, उनको मजबूर किया जाए कि वो रहम की अपील करे। इस किस्म के हालात को देखते हुए और फिर ऐसे मुल्क जो कि जहाँ पर आपने सरमायाकारी लाने की तो आप बात करें, लेकिन बाहर से बैठा हुआ सरमायाकार वो देख रहा हो कि आपका जो एक फोरम होता है, जो आपकी अदालतें हैं, जो आपके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए आप जहाँ पर जिनको रुजू करते हैं, उन अदालतों को भी आप इंडिपेंडेंट ना रहने दें। आप उसकी जो अदालतों की बुनियादें हैं और जो सबसे जो हाईएस्ट फोरम, जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ कंसिडर किया जाता है, जो फाइनल रिजॉर्ट कंसिडर किया जाता है, जो फाइनल आर्बिटर कहलाया जाता है किसी भी मुल्क में, उसका सुप्रीम कोर्ट, आप उसकी बुनियादों को तोड़ मरोड़ कर रख दें। उस जगह पे कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं नजर आएगा, चाहे आप जितने भी आसरे उस मुल्क की आवाम को क्यों ना दे दें, कोई आपको ट्रस्ट नहीं करेगा। SIFC की भी मैं बात पिछले भी अपने वीडियो में कर रही थी कि अगर वो इतना ही पोटेंट फोरम हमें नजर आता तो उसके रिजल्ट्स हमें पाकिस्तान में नजर आ रहे होते। अब 12 मीटिंग्स हो चुकी हैं SIFC की। ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है 2023 में, इसके 12 इजलास हो चुके हैं और हर अगले इजलास में ये बताया जाता है कि पिछले इजलास में जो तय पाया गया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन अब की जाएगी विद अ रिन्यूड अप्रोच। यही कुछ हमने तमाम इजलास में और उसकी जो एलामिया सामने आते हैं हम उसमें यही कुछ देख रहे हैं। लेकिन हालात ये हैं कि 12 मीटिंग्स हो चुकी हैं और कोई सब्सटैंशियल चीज़ हमें नज़र नहीं आती। पाकिस्तान के बारे में बताया गया था कि $25 बिलियन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में सऊदी अरेबिया से, और साथ साथ हम ह्यूज इन्वेस्टमेंट को पर हमारी नज़रें मरकूज थी फ्रॉम UAE, कुवैत, कतर, इन तमाम ममालिक से। और साथ साथ हमें ये भी बताया जा रहा था कि SIFC बड़े कीनली काम कर रही है एक मुल्क में इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के हवाले से। लेकिन माजरत के साथ इन्वेस्टर फ्रेंडली इन्वायरमेंट आप तब क्रिएट कर सकते हैं जब आप अपने लोगों को एक्सेप्ट करेंगे, आप अपनी लोगों की हिमायत हासिल करेंगे, आप अपने लोगों का जो एतमाद, जो ट्रस्ट है, आप सिर्फ बाहर बैठे सरमायाकार का आपने ट्रस्ट गेन नहीं करना, आप अपने लोगों का ट्रस्ट आपको रीगेन करना है, जो कि इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है आपके लिए। क्योंकि जितने आप ऑपरेसिव टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आपका अपना जो सिटीजन है, आपका अपना जो शहरी है, इस मुल्क का जो बाशिंदा है, वो आपसे दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सो इन हालात में आप बिल्कुल एक ऐसी पिक्चर शो कर रहे हैं कि जहां पर आप अपने लोगों के पीछे जा रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट नहीं अट्रैक्ट कर सकते, आप अपने लोगों का ट्रस्ट जो है वो खो चुके हैं। और ऐसे में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली जो इन्वायरमेंट है वो नहीं क्रिएट होता इस किस्म के कर्ब्स और इस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस और इस किस्म के इकदामात से, इस किस्म की ऑपरेसिव मूव से लोगों को सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि क्या आया कि जो तमाम लोग हुआ एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, जिनके हाथों में इस वक्त मुल्क है, जो इस वक्त मुल्क की बागडोर संभाले हुए हैं, एंड वी ऑलरेडी नो के जो असल अथॉरिटी है वो किधर लाई करती है, वो किसके पास है, दोज हु आर कॉलिंग द शॉट्स, आया कि उनकी जानिब से बाय डिज़ाइन इस किस्म के हालात क्रिएट किए जा रहे हैं कि मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की नहज पे पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि आप चाहे वो एक्सपोर्ट की, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी है वो ऐसी होगी कि जहां पर ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो कमाए जाएंगे, आपका इन्हिसार कर्ज़ों पे कम होगा, आपके मुल्क में वाकई में आप डॉलर्स जो है वो अपने मुल्क के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको आप मार्केट्स में, इंटरनेशनल मार्केट्स में, ग्लोबल मार्केट्स में आप ऐसे प्रोडक्ट्स को एक कंपैरेटिव दौर में एट पार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लाते हुए आप ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो कमा रहे होंगे। आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी इतनी ठोस होगी कि जो ग्रीन बैक है, जो डॉलर्स हैं, वो आपके मुल्क से बाहर जाते हुए नहीं दिखाई देंगे, आपका इन्हिसार इंपोर्ट्स पे कम नजर आएगा, आपके अपने जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसको इतना आप बेहतर बना सकेंगे क्योंकि आप एक अच्छा कंड्यूसिव माहौल देंगे। आपने उसके बरक्स हालात क्रिएट कर दिए हैं कि जहाँ पर ना कंड्यूसिव माहौल आप मुल्क में उन इंडस्ट्रीज को दे सके हैं, बल्कि इंडस्ट्रीज की क्लोजर्स तो हमें ऑलरेडी इन सालों में नजर आ रहे थे, यहाँ पे इंडिविजुअल बिजनेसेस भी शट डाउन होकर अब दूसरे ममालिक में मुंतकिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों को आपने नाउम्मीद होने पर मजबूर किया है, आपने लोगों में एक बेबसी की कैफियत क्रिएट की है, लोग जो हैं वो एक बहुत ही एक नर्वसनेस, एक जिटरी सिचुएशन में इस वक्त मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। और फिर आपकी एक इंडिफरेंस, आपकी एक ढिठाई ये होती है कि आपको फ़र्क नहीं जैसे पड़ रहा हो कि मुल्क से लोग छोड़ के मुल्क क्यों जा रहे हैं,
लाखों नौजवान दूसरे ममालिक का रुख कर रहे हैं और हर कोई इस ताक में है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिले और वो मुल्क से बाहर निकल जाए। सो आप ऐसे में इस किस्म के हालात क्रिएट करने में, और बाय डिज़ाइन इस किस्म के हालात आपने क्रिएट किए हैं, लोग सोचने पर फिर मजबूर होते हैं। वरना अदरवाइज अगर आप वाकई में मुखलिस होते लोगों से और इस मुल्क से, तो आप मुल्क को स्टेबलाइज करने की तरफ लेके जाते, ना कि आप कर्जों पे कर्जे लेकर मुल्क को जो एग्जिस्टिंग कर्जे हैं उसकी अदायगी के लिए आप कर्जों पे ही इन्हिसार करते। आप मुल्क को अपने पैरों पे खड़ा होने नहीं दे रहे। आप 2 से 3% ग्रोथ के साथ जो है वो इंसान सिर्फ यही सोचने पे मजबूर होता है कि ऐसे में क्या ही कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही होंगी इस मुल्क में। इन्फ्लेशन जो है वो हमें नजर आता है बढ़ता हुआ, हमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती हुई दिखाई देती है, कुव्वत खरीद लोगों की बढ़ रही नहीं है। अब जिस किस्म के हालात है, अब तो डिस्कशंस इस बात पे हो रही है कि अब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी 50 से 55 साल से जायद नहीं होगी। अब आप सिर्फ इस मुल्क में वही लोग सर्वाइव कर सकेंगे जो टैक्स दे सकेंगे और जो इन हालात का सामना कर सकेंगे, इनका मुकाबला कर सकेंगे। आपने इतना स्ट्रेस लेवल जो है वो लोगों का हाई हो चुका है। दोज हु आर कॉलिंग द शॉट्स, उनसे सवाल ये है कि कब तक आप इस मुल्क को इस मॉडल पर चला सकते हैं कि जहां पर इंस्टेबिलिटी रोज बरोज इस मुल्क की बुनियादों को दीमक की तरह चाटती चली जाए, जहां सरमायाकारी आना तो दूर की बात, जो एग्जिस्टिंग कर्जे हैं वो भी मिन्नते तरलों के बावजूद कोई आपको कर्जा देने को तैयार ना हो। 2025 है, एक एरा में हम रह रहे हैं जिसमें एक रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और जियोपॉलिटिकल जो कंपटीशन है वो उरूज पे नज़र आता है। जो ग्लोबल पावर्स हैं उनके दरमियान जो इकोनॉमिक वॉरफेयर है वो इंटेंसिफाइड हमें नज़र आ रही है। और जो तमाम जो एडवांस इकोनॉमीज हैं वो तमाम हमें अपनी जो ट्रेड पॉलिसीज़ है, सैंक्शंस हैं, टेक्नोलॉजी है, उसके थ्रू उसको लेवरेज करते हुए उसके थ्रू अपनी जो डोमिनेंस है उसको असर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन हालात में जैसे ममालिक जो कि जाहिर है डिजिटल और एआई ड्रिवन ग्लोबल इकोनॉमी में हम एक इकोनॉमिक कैजुअलिटी बनने के बिल्कुल ध्याने पे खड़े हैं, जहां पर वर्ल्ड जो है वो डिजिटल करेंसीज और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस और ग्लोबल सप्लाई चेन मैनिपुलेशन के थ्रू एक अपर हैंड ड्रेन करने की कोशिश कर रहा है। वो तमाम जबर के इकदामात जो आप इन 2-3 सालों में लेते हुए दिखाई दिए हैं, जिस तरह से आपने अपने लोगों के खिलाफ ही एक प्लान तश्कील बज़ाहिर ऐसा लगता है कि दे दिया है, उसने आपको इस नए ग्लोबल ऑर्डर पे किधर ला खड़ा किया है, ये अब आपके सोचने की ज़रूरत है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन से ज़रूर आगाह कीजिए।